हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस क्लास में विकास प्रशासन के आगे का टॉपिक कराने वाला हूँ। पिछली क्लास में हमने विकास प्रशासन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ पोर्शन अभी बाकी है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। विकास प्रशासन के लक्षण मैंने कल बता दिए थे। उसके बाद है विकास प्रशासन के गुण। तो विकास प्रशासन के गुण के अंतर्गत जो है एक भारतीय विचारक हुए हैं, उन्होंने 4 गुण बताए हैं। ये है पाई पानिंदीकर, जो भारतीय विद्वान हुए हैं विकास प्रशासन के। मैंने आप लोगों को विकास प्रशासन के विचारक बताए थे, तो उनमें 2 विचारक जो है भारतीय बताए थे मैंने, एक पाई पानिंदीकर और क्षीर सागर। तो ये है पाई पानिंदीकर, इन्होंने विकास प्रशासन के 4 गुणों का उल्लेख किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी बन सकता है कि कौन सा गुण जो है विकास प्रशासन का पाई पानिंदीकर ने नहीं बताया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 4 गुण उन्होंने बताए हैं। इसमें परिवर्तनोन्मुखी, इसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। नागरिक प्रतिभागी उन्मुखता। नागरिक प्रतिभागी उन्मुखता का मतलब होता है कि नागरिक को भागीदार बनाना। विकास संबंधी जो कार्यक्रम है उनके निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में नागरिकों को भागीदार बनाना, यह है नागरिक प्रतिभागी उन्मुखता। परिणामोन्मुखी, गोल ओरिएंटेड, हम पढ़ चुके हैं ये। काम के प्रति उन्मुखता, जो भी काम किया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक करना, उसको अच्छे ढंग से करना, उसके प्रति उन्मुखता होना, तो इसको कहा जाता है काम के प्रति उन्मुखता। ये 4 गुण जो है पाई पानिंदीकर द्वारा बताए गए हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं विकास प्रशासन के क्षेत्र के पॉइंट। विकास प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत जो है सबसे पहला इसमें मैंने लिखा हुआ है पोस्ट कॉर। देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कॉर टॉपिक पढ़ते हैं। हालांकि क्षेत्र करके सिलेबस में दिया नहीं है, ना तो नेट सेट के सिलेबस में है, ना ही एपी के सिलेबस में लोक प्रशासन का क्षेत्र दिया हुआ है। लोक प्रशासन का अर्थ वहां दिया हुआ है, एपी के सिलेबस में तो अर्थ भी नहीं दिया है, उसमें अनुशासन के रूप में विकास करके टॉपिक दिया हुआ है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत एक हम दृष्टिकोण पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट कॉर दृष्टिकोण। ये लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। संक्षिप्त दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण, ये जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं। तो उसमें एक दृष्टिकोण आता है पोस्ट कॉर दृष्टिकोण। क्योंकि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसमें एक क्षेत्र का पॉइंट पोस्ट कॉर आता है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही एक प्रशासन है, उसका एक स्वरूप है ना। इसलिए जो है, चूंकि लोक प्रशासन में हम पोस्ट कॉर को पढ़ते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट कॉर को पढ़ते हैं, इसलिए पोस्ट कॉर विकास प्रशासन का भी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी विकास प्रशासन में भी पोस्ट कॉर संबंधी जो 7 तकनीकें हैं उनको यहां पर यूज किया जाता है विकास प्रशासन में। तो वो 7 तकनीकें कौन कौन सी हैं? देखिए, इसके प्रतिपादक अगर कहें तो लूथर गुलिक आते हैं। इसके प्रतिपादक हैं लूथर गुलिक। प्रतिपादक लूथर गुलिक, ये इसके प्रतिपादक हैं। तो कभी पूछ ले कि लूथर गुलिक ने कौन सा दृष्टिकोण दिया या पोस्ट कॉर के प्रतिपादक कौन है, तो लूथर गुलिक है। पोस्ट कॉर देखिए 7 इसमें वर्ड यूज किए गए हैं, पी ओ एस डी सी ओ आर और डी, ये हैं 7 अक्षर। इन 7 अक्षरों को लेकर के उन्होंने पोस्ट कॉर शब्द गढ़ा है लूथर गुलिक। इन चारों का फुल फॉर्म है, यानी प्रबंध की जो 4 तकनीक है उन तकनीकों
का जो पहला अक्षर है उसको लेकर के इन्होंने पोस्टकॉर्न शब्द बनाया है। पी का मतलब है प्लानिंग यानी नियोजन। विकास प्रशासन में नियोजन तो बहुत जरूरी है ना, किसी भी काम को करना है उसके पहले प्लानिंग करना जरूरी है, उसकी स्ट्रेटजी बनाना जरूरी होती है। तो पी से यहाँ पर प्लानिंग है। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, देखो इसमें सभी में आईएनजी लगा हुआ है। एक बार यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ, ओ का अर्थ है इसमें पूछा, ओ का मतलब पूछा गया था, है ना। पोस्टकॉर्न में ओ से क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे उसमें, है ना। तो अच्छे ढंग से समझ लेना है। पी मतलब होता है प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन का निर्माण करना। संगठन नहीं है तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे, संगठन का निर्माण करना। यहां पर सारी क्रियाएं हैं क्योंकि सभी में आईएनजी लगा हुआ है। कई बच्चे क्या है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग है यानी संगठन का निर्माण करना। प्लानिंग मतलब नियोजन करना यानी योजना बनाना। ओ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का निर्माण करना। एस स्टाफिंग यानी कार्मिक प्रबंध करना। कार्मिक प्रबंध, कार्मिक प्रशासन अलग से टॉपिक दिया हुआ है एपी के सिलेबस में। कार्मिक प्रशासन में क्या आता है, भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है ना, स्थानांतरण है, ये सब कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो कार्मिक प्रबंध करना। डायरेक्टिंग, डीसी डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना। देखो डायरेक्शन और डायरेक्टिंग ये है, तो यहां पर डायरेक्शन नहीं है, यहां पर क्या है डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना, है ना, दिशा निर्देश देना। इसके बाद आता है सीओ। सीओ यानी कोऑर्डिनेटिंग। एक होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय हो गया। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, है ना, कोऑर्डिनेट करना मतलब संगठन के अंदर जो कार्य करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके मध्य और उनके कार्यों के मध्य समायोजन स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना। एक अलग से टॉपिक समन्वय भी होता है लेकिन समन्वय का टॉपिक दिया नहीं है सिलेबस में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन संबंधी जो हम नियम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स में एक समन्वय भी आता है। जैसे पद सोपान हायरार्की है, नियंत्रण के साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड है ना। तो उसमें समन्वय भी एक पॉइंट आता है, समन्वय भी एक प्रिंसिपल आता है। तो ये है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, सामंजस्य स्थापित करना। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, निचले स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, उच्च स्तर की संस्थाओं के पदाधिकारियों को कार्य की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, प्रतिवेदन, है ना। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन देना। बजटिंग, वित्तीय प्रबंध करना, वित्त की व्यवस्था करना। किसी भी काम को करने के लिए पहले वित्त चाहिए, वित्त के बिना कुछ नहीं होता। कहा भी जाता है कि दाम करें सब काम, है ना। तो वित्तीय प्रबंध करना ये अलग से टॉपिक भी है ना। वित्तीय प्रशासन करके टॉपिक है, बजट करके टॉपिक है, तो वही है ये। तो ये सारी चीजें जो है विकास प्रशासन में जरूरी होती है। विकास प्रशासन इन सभी के लिए काम करता है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा पोस्टकॉर्न विकास प्रशासन में सम्मिलित। ये क्लियर हो गया। प्रशासनिक सुधार तथा प्रबंधकीय विकास। विकास प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन में निरंतर सुधार किया जाता है और प्रबंधकीय जो पद्धतियां हैं उनका विकास किया जाता है ना। प्रशासन तथा प्रबंध के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके उनमें सुधार और उनका विकास किया जाता है ताकि जो है विकास कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, विकास कार्यों का सही ढंग से निर्माण हो सके, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। इसके लिए प्रशासन में सुधार किया जाता है और प्रबंधकीय तकनीकों का विकास किया जाता है, नई तकनीकें जो है यूज में लाई जाती हैं। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास, ये दो ध्येय हैं विकास प्रशासन के, दो महत्वपूर्ण ध्येय हैं, उद्देश्य है ना, पर्पज। राष्ट्र निर्माण ये क्यों उद्देश्य है, क्योंकि 9 स्वतंत्र जो राष्ट्र थे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ
तो उन राष्ट्रों का सबसे पहले पुनर्निर्माण करना पड़ा, नए सिरे से उनका निर्माण करना पड़ा, क्योंकि उन पर जो है दूसरे देशों का आधिपत्य था, तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो पहले उनका निर्माण करना पड़ा, राष्ट्रों का पुनर्निर्माण, नए सिरे से निर्माण करना पड़ा, और फिर जो है उनका विकास। तो ये दो उद्देश्य भी हैं विकास प्रशासन के, और दोनों क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। विकास प्रशासन में राष्ट्रों का निर्माण किया जाता है और उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है। तो दोनों में इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अत्याधुनिक तकनीकों की खोज। देखिए, विकास जो प्रक्रिया है ये तकनीकी प्रक्रिया है। विकास करना मतलब एक तकनीकी काम है, जटिल काम है। तो इसके लिए जो है अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। तो विकास प्रशासन क्या करता है, विकास कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नई नई अत्याधुनिक तकनीकों की खोज पर बल देता है, उनकी खोज करता है। लोक सेवकों को प्रशिक्षण, विकास प्रशासन में लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि विकास संबंधी जो कार्य है उनका सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षित लोक सेवकों की जरूरत होगी, है ना। नॉर्मल जो लोक सेवक हैं, जो ट्रेंड नहीं है, वो जो है विकास कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है लोक सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था विकास प्रशासन में की जाती है, ताकि वो जो ट्रेंड सिविल सर्वेंट हैं, प्रशिक्षित लोक सेवक हैं, वो जो है विकास कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन कर सके। तो मेन चीज वही है, विकास कार्यों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें विकास प्रशासन की घूमती हैं, है ना। ये चीज आपको पकड़ के रखना है, और इसी के लिए विकास प्रशासन ये सारे काम करता है और उसका क्षेत्र डिसाइड होता है। सहयोग, जन सहयोग तथा जनसंपर्क, जो भी विकास कार्यक्रम निर्मित किए जा रहे हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनमें जनता का सहयोग लिया जाता है विकास प्रशासन के तहत। क्योंकि जनता के सहयोग के बिना जो है ना तो सही ढंग से विकास कार्यक्रम तैयार हो पाएंगे और ना ही उनका क्रियान्वयन हो पाएगा। तो जनता का सहयोग लेना और जनता से संपर्क स्थापित करना, समय समय पर जनता से संपर्क स्थापित किया जाता है, जनता की राय ली जाती है। कोई भी कार्यक्रम चल रहा है तो जनता से फीडबैक लिया जाता है, जनता से पूछा जाता है कि भाई जो कार्यक्रम है ये सही है, गलत है ना। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी राय व्यक्त करें, तो राय दी जाती है, उनकी राय के हिसाब से उसमें सुधार किया जाता है। इसी के लिए जो है जन सुनवाई आयोजित किए जाते हैं ना, इसके लिए जन सुनवाई। मंगलवार को अलग अलग जो कार्यालय हैं, अलग अलग जो ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट है, वहां पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें जनता जो है अपनी समस्याओं को बताती है और उन समस्याओं का निराकरण जो है प्रशासन द्वारा किया जाता है। जन सुनवाई और प्रधानमंत्री द्वारा, पीएम द्वारा मन की बात जो कार्यक्रम है, मन की बात, ये रेडियो कार्यक्रम है, रेडियो मन की बात जो है, जो रेडियो में आता है कार्यक्रम, तो ये जो है पीएम मोदी काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, रेडियो कार्यक्रम। तो ये सारे उदाहरण हैं जनसंपर्क के, इनके माध्यम से जनता से संपर्क होता है, जनता अपनी राय भेजती है प्रशासन को, सरकार को। कार्यक्रमों का मूल्यांकन, सरकार द्वारा जो है कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। विकास प्रशासन द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है, ताकि जो है कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाया जा सके, है ना। जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए जो है विकास प्रशासन मूल्यांकन करता है, एवेल्यूएशन करता है, जिसमें देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कुछ आ रही हो तो उसका निराकरण भी होता है ना। क्रियान्वयन के दौरान जो है जो प्रॉब्लम आती हैं
उनको इसमें देखा जाता है मूल्यांकन के माध्यम से, और उनका फिर निराकरण किया जाता है। देखिए, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है मूल्यांकन, एक होती है समीक्षा, है ना। दो टर्म यूज होते हैं, दोनों को अगर हम देखें तो समान अर्थों में यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मूल्यांकन इवेल्युएशन, समीक्षा रिव्यू। मूल्यांकन क्या होता है कि चरणवार होता है, कोई कार्यक्रम चल रहा है उसके बीच बीच में मूल्यांकन होता है। समीक्षा क्या होती है, समीक्षा अंत में होती है। ये दोनों में फर्क है ना। मूल्यांकन ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वो बीच बीच में किया जाता है, समीक्षा सबसे लास्ट में होती है। कार्यक्रम पूरा हो गया, लास्ट में होगी, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम आई उसका फिर क्या करेंगे, तो वो मूल्यांकन के जरिए उन समस्याओं का पता लगाया जाता है कि जो बीच बीच में क्रियान्वयन के दौरान आती है ना। तो मूल्यांकन से जो है, जो भी विकास कार्यक्रम है उनको क्रियान्वित करते समय क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका पता लगाया जाता है और उनको समय समय पर ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है, जिससे कार्यक्रम जो है सही ढंग से क्रियान्वित हो सके और जनता को उनका फायदा मिल सके। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, है ना। देखिए, विकास संबंधी जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है, तो इस धन की पूर्ति जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन से हैं? इसमें IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, है ना, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये जो है सारे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं ये हेल्प करते हैं, विकास संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इनके द्वारा हेल्प की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था उसको हेल्प जो है फोर्ड फाउंडेशन द्वारा की गई थी, बाद में वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो बात अलग है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विकास प्रशासन में जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत जरूरी है ना। तो विकास प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है ताकि विकास संबंधी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जो है जनता तक पहुंचाया जा सके, जनता को इसके बारे में अवगत कराया जा सके, जनता को इनके बारे में जानकारी दी जा सके, ताकि जनता जो है उनका फायदा उठा सके। बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता कि क्या क्या चल रहा है। जैसे अभी AI का जमाना आ गया, तो AI इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। AI के माध्यम से जो है बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं, तो ये भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विकास प्रशासन जो है आज नई नई प्रौद्योगिकी का, नई नई सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है और इसके माध्यम से जो है जन जन तक जो है विकास प्रशासन पहुंच गया है। IT के माध्यम, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है आज विकास प्रशासन की जो पहुंच है वो जनता तक हो रही है IT के माध्यम से। तो इस तरीके से ये है इसके क्षेत्र के संबंध में पॉइंट, और ये पूरा हो जाता है यहाँ तक ये टॉपिक। इसके बाद फिर एक छोटा टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ है प्रशासनिक विकास, है ना। प्रशासनिक विकास जो है इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। विकास प्रशासन से प्रशासनिक विकास, दोनों का गहरा नाता है, दोनों का गहरा संबंध है, इसलिए यहाँ पर इसका मैंने जिक्र किया है। यहाँ से खैर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसके प्रतिपादक कभी पूछ सकते हैं अगर पूछे तो, विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास के प्रतिपादक। तो इसके प्रतिपादकों में जो मेन है वो फ्रेडरिक्स कहे जाते हैं, फ्रेडरिक्स, है ना। फ्रेडरिक्स ने जो है इसकी अवधारणा दी है और ये विकास प्रशासन से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रशासनिक तंत्र में वृद्धि, प्रशासन की जो क्षमता है
प्रशासनिक तंत्र की क्षमता में, सामर्थ्य में वृद्धि करना, इसको कहा जाता है प्रशासनिक विकास, है ना। प्रशासनिक तंत्र की क्षमता या सामर्थ्य में वृद्धि करने को प्रशासनिक विकास कहा जाता है। और ये विकास कौन करता है? ये समाज करता है। समाज द्वारा जब प्रशासनिक तंत्र का विकास किया जाता है, प्रशासनिक तंत्र की क्षमता को विकसित किया जाता है, तो उसको कह देते हैं प्रशासनिक विकास, है ना। जब समाज द्वारा प्रशासन का विकास किया जाता है तो उसे प्रशासनिक विकास कहते हैं। इसका आप उल्टा कर दो, जब प्रशासन समाज का विकास करता है तो वह है विकास प्रशासन, जिसको हमने पढ़ा, है ना। जब प्रशासन समाज का विकास करता है तो उसको विकास प्रशासन कहा जाता है। यानी प्रशासन द्वारा समाज का विकास तो विकास प्रशासन है, समाज द्वारा प्रशासन का विकास तो प्रशासनिक विकास है ना। तो इस तरीके से ये दोनों में गहरा नाता है, गहरा संबंध यहां पर देखो मैंने बताया हुआ है। समाज द्वारा जब प्रशासन का विकास किया जाए तो उसको हम बोल देते हैं प्रशासनिक विकास। जब प्रशासन समाज का विकास करता है तो उसको बोल देते हैं प्रशासनिक विकास। ऐसे हम जो है इसको बता सकते हैं इस तरीके से। ये अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि पहले क्या जरूरी है? पहले समाज का विकास जरूरी है या प्रशासन का विकास जरूरी है ना। दोनों में क्या पहले होना चाहिए? पहले समाज का विकास जरूरी है कि प्रशासन का विकास जरूरी है? समाज का विकास अगर जरूरी है तो फिर प्रशासन, समाज का विकास फिर करेगा कौन? समस्या ये है ना। जैसे कहते हैं ना अंडा और मुर्गी, अंडा पहले कि मुर्गी पहले, ऐसा एक हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन हमेशा आता है सामने कि पहले क्या है, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। तो वही चीज यहां पर है कि पहले प्रशासन का विकास करना जरूरी है या पहले प्रशासन का विकास हुआ या पहले समाज का विकास हुआ। अगर प्रशासन का विकास पहले हुआ तो फिर विकास किसने किया? जो समाज ने किया। समाज का विकास हुआ तो किसने किया? प्रशासन ने किया। तो प्रशासन और समाज इन दोनों में किसका विकास पहले जरूरी है, इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और इसी का उत्तर जो है देने के लिए फ्रेडरिक्स ने इसकी तुलना अंडे मुर्गी से की है ना। उनके पास भी जवाब नहीं तो उन्होंने उसकी तुलना कर दी, भाई अंडे मुर्गी जैसा संबंध है ना। फ्रेडरिक्स ये कहते हैं कि विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास के मध्य जो है अंडे मुर्गी जैसे कार्य कारण का संबंध, यानी अंडा पहले की मुर्गी पहले, जिस तरह से ये प्रश्न अनुत्तरित है अभी, उसी प्रकार से प्रशासन का विकास पहले, इस समाज का विकास पहले। इसी आधार पर उन्होंने ये कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, या प्रशासनिक विकास तथा विकास प्रशासन के मध्य अंडे मुर्गी जैसे कार्य कारण का संबंध किसने बताया, है ना। कार्य कारण का मतलब किसकी वजह से क्या, कार्य कारण है ना। कार्य कारण मतलब किसकी वजह से, मतलब समाज की वजह से प्रशासन का विकास हुआ कि प्रशासन की वजह से पहले समाज का विकास हुआ। इस तरह से जो है दोनों में कार्य कारण का संबंध जैसे अंडे मुर्गी में है वैसे इनमें भी संबंध बताया है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि विकास प्रशासन जो है लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र है। लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र क्यों है? क्योंकि प्रशासन जो है समाज का विकास कर रहा है, इसलिए विकास प्रशासन को लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र माना जाता है। लेकिन प्रशासनिक विकास जो है वो समाज शास्त्र का विशेष क्षेत्र है, क्योंकि प्रशासनिक विकास कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो इसको हम समाज में के अंतर्गत पढ़ते हैं, समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज क्लियर है कि विकास प्रशासन लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रशासन द्वारा समाज का विकास किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन कर रहा है तो हम प्रशासन को यहाँ पर लोक प्रशासन में पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक विकास कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। और समाज को हम किस में पढ़ते हैं? समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं और ये यहां पर आके टॉपिक पूरा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा
भारत में अगर विकास प्रशासन के संबंध में कोई बात हो, भारत में विकास प्रशासन अस्तित्व में कब आया, तो भारत में विकास प्रशासन अस्तित्व में जो है स्वतंत्रता के बाद आया। स्वतंत्रता के पहले जो है विकास प्रशासन जो था वो वास्तव में नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर विकास संबंधी कोई काम किया नहीं। देखा जाए जो काम किया वो जो है अपने हित में किया, है ना। साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में विकास संबंधी कार्य किए। वास्तव में जो है हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं से जो है विकास प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पंचवर्षीय योजनाएं कब से स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 1951 से जो है पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई। तो यहीं से भारत में विकास प्रशासन की स्टार्टिंग मानी जाती है। कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये लगाना है, भारत में विकास प्रशासन की शुरुआत कब हुई, तो पंचवर्षीय योजनाओं से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और पंचवर्षीय योजनाएं कब से स्टार्ट हुई हैं, तो 1 अप्रैल 1951 से हुई, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। और उसके बाद पंचवर्षीय योजना को कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिकोण चलता है ना। 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना। ये शायद मैंने पिछले क्लास में वीडियो में थोड़ा सा मुझे गलत हो गया था, तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। देखिए 15 वर्षीय है दृष्टिकोण, है ना, इसको कहते हैं विजन इंग्लिश में। 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय है रणनीति स्ट्रेटजी, और 3 वर्षीय है कार्य योजना। अब ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कार्य योजना यानी एक्शन प्लान, ये है ना। 15 वर्षीय दृष्टिकोण यानी विजन, 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटजी, 3 वर्षीय कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये स्टार्ट हुआ है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। और अब जो है वर्तमान में ये व्यवस्था नियोजन के अंतर्गत चल रही है। भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से विकास प्रशासन की स्टार्टिंग मानी जाती है। फिर 2 अक्टूबर 1952 को समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये भी विकास प्रशासन के अंतर्गत आता है। फिर पंचायत नगरीय निकायों को अधिकार दिए गए, उनकी स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें विकास प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद विकास संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, गरीबी उन्मूलन है, रोजगार सृजन है, शिक्षा का विकास है, स्वास्थ्य में सुधार संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें विकास प्रशासन के अंतर्गत भारत में कही जाती है। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है विकास प्रशासन का टॉपिक आप लोगों का। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संगठन संबंधी विचारधाराएं। संगठन संबंधी विचारधाराएं, इनको लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत भी रखते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, नेट सेट का जो सिलेबस है उसमें लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत भी दिया हुआ है और इनको संगठन संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत भी दिया हुआ है। एपी का जो सिलेबस है उसमें संगठन संबंधी सिद्धांत करके दिया है, उसके आगे सिद्धांतों का नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल सिद्धांत लिखा है। नेट और सेट का जो सिलेबस है उसमें सिद्धांत के आगे वैज्ञानिक प्रबंध है, नौकरशाही सिद्धांत है, मानव संबंधवाद है, व्यवस्थावाद है, ये उसमें दिए हुए हैं। व्यवस्था उपागम भी के अंतर्गत भी उधर दिया हुआ है और सिद्धांत में भी दिया हुआ है, और एपी में भी व्यवस्था उपागम करके दिया हुआ है। तो यहां पर हम वो पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांत। ऐसे कोई सिलेबस में एपी में मतलब नाम नहीं दिए हैं, केवल संगठन के सिद्धांत करके हेडिंग लिखी हुई है। फिर संगठन के नियम करके दिए हैं, प्रिंसिपल्स, उसमें फिर वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रक विसाचय, सूत्र स्टाफ, ऐसा करके दिया हुआ है। तो हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विचारधाराएं, संगठन संबंधी विचारधाराएं, सिद्धांत, थ्योरीज इनको बोला जाता है। और संगठन संबंधी सिद्धांत प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। संगठन संबंधी विचारधाराएं थ्योरीज हैं और संगठन संबंधी जो सिद्धांत
जिनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज के अंदर जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। इनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को कि थ्योरीज क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि दोनों को हिंदी में सिद्धांत लिख देते हैं, दोनों को हिंदी में लिख देते हैं सिद्धांत, जबकि वो एक्चुअल में विचारधाराएं हैं जिनको इंग्लिश में थ्योरी लिख रहे हैं, और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, ऐसे करके इसको समझना पड़ेगा। तो टोटल जो संगठन संबंधी विचारधारा है उनको दो भागों में बांटा गया। देखिए, संगठन का अध्ययन करने के लिए, है ना, संगठन के व्यवस्थित अध्ययन के लिए विभिन्न विचारकों ने जो है जो विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं उनको कहते हैं संगठन संबंधी विचारधारा। ऐसे इसको समझ लो कि जो संगठन होता है, एक संगठन जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं और उस संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है ना, तो उस संगठन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग विद्वानों द्वारा, विचारकों द्वारा अलग अलग अपनी विचारधाराएं दी गई, उन्हीं को हम कहते हैं थ्योरीज। तो ये जो विचारधारा है इनको दो भागों में मैंने यहाँ पर बांट करके बताया हुआ है। एक औपचारिक संगठन संबंधी विचारधाराएं हैं और अनौपचारिक संगठन संबंधी विचारधाराएं। देखिए, औपचारिक अनौपचारिक टॉपिक अलग से दिया हुआ है आपके सिलेबस में, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, तो उसका हम डिटेल वहां पर पढ़ेंगे। औपचारिक का मतलब होता है कि ऐसा संगठन जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से स्थापित किया गया है, मतलब एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको स्थापित किया जाता है, एक नियम कानून के तहत उसको स्थापित किया जाता है और नियमों के आधार पर वो काम करता है और जो भी संगठन का उद्देश्य उसको पूरा करने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं। तो ये औपचारिक संगठन है ना, मतलब जिसमें सारी चीजें जो है व्यवस्थित रूप से होती है ना, नियमबद्ध तरीके से सारे काम होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है, जिसमें जो है, हाँ, औपचारिक संगठन के अंदर जो लोग काम करते हैं, एक औपचारिक संगठन में लंबे समय तक लोग काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों में जो आपसी संबंध विकसित हो जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध, मानवीय संबंध जो उनमें उनके बीच विकसित हो जाते हैं, उन्हीं संबंधों को हम बोल देते हैं अनौपचारिक संबंध और अनौपचारिक संगठन। यानी औपचारिक संगठन के अंदर ही जो है अनौपचारिक संगठन विकसित होता है, स्वतः विकसित होता है, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि औपचारिक संगठन के विकास के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की परछाई है, शेडो है, छाया चित्र है। बाकी हम डिटेल अभी दोनों को अलग से करेंगे क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हम औपचारिक संगठन संबंधी जो विचारधाराएं हैं उनमें वैज्ञानिक प्रबंध आती है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है, एफडब्ल्यू टेलर द्वारा इसको दिया गया है। शास्त्रीय विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध को इंग्लिश में साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरीज है। औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, हालांकि इंग्लिश में इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन मैं ओरल बता रहा हूं, जैसे कोई इंग्लिश के बच्चे हैं तो वो समझ जाए। औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैज्ञानिक प्रबंध को इंग्लिश में साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। एफडब्ल्यू टेलर के प्रतिपादक कहे जाते हैं, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं इसको, शास्त्रीय विचारधारा यानी क्लासिकल थ्योरी, है ना। शास्त्रीय विचारधारा के जो विचारक हैं, संबंध विचारक हेनरी फ्योल हैं, लूथर गुलिक हैं, एल उर्विक हैं, मुनि रेले हैं, मेरी पार्कर फॉलेट भी इसमें आ जाती हैं, वो नाम यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, फॉलेट को अलग से भी नेट सेट के सिलेबस में दिया गया है तो उसको अलग से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं ये नाम भी लिख देता हूँ, मेरी पार्कर फॉलेट, मेरी पार्कर फॉलेट, अमेरिका की रहने वाली थी ये मेरी पार्कर फॉलेट, और लोक प्रशासन की एकमात्र महिला विचारक हैं, जैसा मैंने बोला था। नौकरशाही विचारधारा, मैक्स वेबर ने इसको प्रतिपादित किया है, जर्मनी के विचारक थे मैक्स वेबर। इसी प्रकार से अनौपचारिक संगठन संबंधी विचारधाराएं, इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित जो थ्योरीज है उनमें मानव संबंधवाद को ह्यूमन
रिलेशन थ्योरी कहा जाता है, HRT लिखा जाता है, HRT ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं HRT। एल्टन मेयो ने इसका प्रतिपादन किया है। व्यवहारवाद, बिहेवियरल अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन कहे जाते हैं। व्यवस्थावाद, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं इसको, सिस्टम अप्रोच व्यवस्थावाद, चेस्टर बर्नार्ड इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो ये मैंने अभी संक्षेप में चीजें बताई हैं, इनका अभी हम डिटेल आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये F.W. टेलर द्वारा दिया गया सिद्धांत है, विचारधारा है। देखिए क्या हुआ था कि दो चीजें उस समय चल रही थी। एक तो औद्योगिक क्रांति है ना, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ है, ये 1900 के आसपास की बात है ये, है ना, 1910। देखिए समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 1910 के आसपास की बात है। तो उस समय जो है औद्योगिक क्रांति अपनी परिपक्व अवस्था में थी, है ना, 1910 के आसपास, 1900 के बाद की स्थिति है। तो औद्योगिक क्रांति अपनी परिपक्व अवस्था में थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था, बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। तो ऐसे समय में जो है, जो उस समय का प्रबंध था, परंपरागत प्रबंध, तत्कालीन जो परंपरागत प्रबंध था, वो औद्योगिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। परंपरागत प्रबंध जो उस समय प्रचलित था, उसमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए उसको परंपरागत प्रबंध कह दिया गया। उसमें कुछ वैज्ञानिकता नहीं थी, है ना, कुछ भी नई तकनीक, वैज्ञानिक तकनीकों का यूज नहीं होता था उस प्रबंध में, परंपरागत प्रबंध में। तो परंपरागत प्रबंध जो था, उस समय की जो औद्योगिक जरूरतें थी, उनको पूरा करने में अक्षम हो गया, सक्षम नहीं रहा। बहुत सारी समस्याएं उद्योगों के क्षेत्र में आती थी, है ना, उद्योगपतियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि प्रबंध में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो है टेलर ने, F.W. टेलर ने सोचा कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाए, है ना। तो टेलर ने जो है उस समय प्रबंध में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया, है ना। तो उस समय टेलर ने जो उद्योग की जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए टेलर ने क्या किया, प्रबंध में, तत्कालीन प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश कर दिया, है ना। तत्कालीन प्रबंध में, तत्कालीन परंपरागत प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश करके संगठन संबंधी एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है, जो प्रबंध के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर के आया। ये उस समय बहुत ही क्रांतिकारी ये कदम था, क्योंकि इसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि प्रबंध में कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां यूज की जाएं। इसके बारे में पहले टेलर ने सोचा, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए ये टेलर, F.W. टेलर। बाद में धीरे धीरे जो है कुछ कमजोरियां आई, तो आलोचना होने लगी, है ना, वो बात की बात है। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा, जब उन्होंने ये थ्योरी दी, तो इसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह हो, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाने लगा। अमेरिका में, रशिया में, है ना, यूरोपियन कंट्री में जो है वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीक थी उनका उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन भी बढ़ा, है ना। तो इस तरीके से ये उन्होंने सिद्धांत दिया है, थ्योरी दी है। तो दो खास चीजें रही। देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है इसका उदय होता है, और इस समय दो चीजें खास देखी गई। एक तो औद्योगिक क्रांति की परिपक्वता, औद्योगिक क्रांति की परिपक्वता, औद्योगिक क्रांति की परिपक्वता, और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में,
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के क्षेत्र में तीव्र प्रगति, ये दो खास घटनाएं वैज्ञानिक प्रबंध के उदय के लिए उत्तरदायी कही जाती है ना। और ये बात है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई है। तो ये समय मैंने बताया है, दो घटनाएं उत्तरदायी हो गई। औद्योगिक क्रांति की परिपक्वता की स्थिति थी, उस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हो रही थी, इसका उपयोग हो रहा था, लेकिन परंपरागत प्रबंध में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। तो वो जो परंपरागत प्रबंध था वो उस समय की जो उद्योगों की जरूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पाया, ऐसा करने में अक्षम हो गया। तो प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने यह सोचा सबसे पहले कि प्रबंध में वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाए, जिससे औद्योगिक जो जरूरतें थी, जो औद्योगिक समस्याएं थी, उनको पूरा करने में काफी सहायता मिली। तो इसी के तहत जो है टेलर ने नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। लेकिन टेलर ने ये वर्ड यूज नहीं किया, टेलर ने जो है बाद में ये वर्ड यूज किया। सबसे पहले ये वर्ड यूज करने वाले हैं लुई ब्रैंडिज। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लुई ब्रैंडिज द्वारा किया गया, लेकिन अवधारणा का प्रतिपादन जो है टेलर ने किया। अवधारणा का प्रतिपादन, अवधारणा का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया। यूएसए के रहने वाले थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और इनको वैज्ञानिक प्रबंध के पिता यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है। और ये संगठन संबंधी पहली व्यवस्थित विचारधारा या संगत विचारधारा कही गई है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि संगठन की सर्वप्रथम व्यवस्थित विचारधारा किसको माना जाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध को माना जाता है, क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब वैज्ञानिक प्रबंध को टेलरवाद भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। F.W. टेलर ने चूंकि ये दिया है सिद्धांत, ये विचारधारा, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम टेलरवाद हो गया है ना। जैसे मैक्स वेबर ने नौकरशाही विचार दिया, तो उनकी जो अवधारणा उसको बोलते हैं विवेरियन मॉडल, नौकरशाही का विवेरियन मॉडल उसको बोला जाता है। ऐसी टेलरवाद है। टेलर ने, मैंने भी बताया कि परंपरागत जो प्रबंध था उसमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं था, तो उसमें जो है उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया। तो परंपरागत प्रबंध में 5 जो है तत्वों का उपयोग उन्होंने करके और वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया है F.W. टेलर ने। 5 तत्व कौन से हैं? उन 5 तत्वों की वजह से जो है परंपरागत प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध में बदल गया। तो वो 5 तत्व ये हैं। टेलर ने प्रबंधन में इन 5 तत्वों का समावेश करते हुए वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक प्रबंध या प्रबंधन, वैसे प्रबंध बोलते हैं, प्रबंधन भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, का प्रतिपादन किया है। उसमें नियोजन, प्लानिंग, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, सहकारिता, कॉपरेशन, नियंत्रण, कंट्रोल, अनुसंधान, रिसर्च, इन 5 तत्वों को परंपरागत प्रबंध में समावेशित कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, जिससे परंपरागत प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध बन गया। नियोजन मतलब प्लानिंग, पहले से चीजों को सोच के रखना, है ना। पहले से अगर हम चीजों को सोचेंगे तो गलतियां कम होंगी, है ना। मतलब किसी काम को करने से पहले हम प्लानिंग करके रख लें कि भाई ऐसे ऐसे इस काम को करना है। नहीं तो क्या होता है, वही स्थिति है ना कि आग लगने के बाद कुआं खोदना। आग लग गई है और उसी समय हम कुआं खोदने में लगे, तो जब तक कुआं खोदेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, तब तक आग अपना काम कर देगी, काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो इसके स्थान पर नियोजन, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले वही स्थिति थी, आग लगने पर कुआं खोदने जैसी स्थिति, है ना। तो नियोजन के माध्यम से पहले से किसी चीज की कार्य योजना तैयार कर ली जाती है। किसी काम को करने से पहले हम उसकी कार्य योजना तैयार कर लेते हैं कि इस काम को कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है,
किस पद्धति से इसको कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें। मानकीकरण मतलब होता है कि उस काम को करने का क्या सही तरीका है, उस काम को करने में कितना समय लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें जो है मानकीकरण के अंतर्गत आती है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि इतने लोग इस काम को इतने समय में इतने पैसे में करेंगे, मतलब इस काम को करने में इतना पैसा लगेगा, इतना समय लगेगा, इतने लोग करेंगे, इस पद्धति से होगा, सबका स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, मानक तय कर देना, उसको कहते हैं मानकीकरण। सहकारिता मतलब लोगों के बीच सहयोग की भावना पैदा करना, कॉपरेशन साबित करना। पहले क्या होता था, संघर्ष चलता रहता, लोगों के बीच संघर्ष बहुत ज्यादा होता, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन टेलर ने जो है सहकारिता स्थापित करने का प्रयास किया। नियंत्रण, संगठन में प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, यानी संगठन सही ढंग से काम कर सके, लोग मनमानी नहीं करें और किसी का कोई विरोध नहीं करे, उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, संघर्ष ना हो, इसके लिए नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अनुसंधान, कार्य के संबंध में अनुसंधान करना, कोई भी काम करने की अच्छी विधि क्या है, इसके बारे में रिसर्च करना, किसी काम को करने की सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए, जिससे जो उस काम को कम समय, कम लागत और कम परिश्रम में किया जा सके, इसके लिए अनुसंधान किया, रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो ये पांचों चीजें जो है टेलर ने परंपरागत प्रबंध में सम्मिलित कर ली और इससे जो है वैज्ञानिक प्रबंध बन गया। जैसे ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पहले क्या था और अब क्या हो गया, इन दोनों को यहाँ पर मैंने बताया कंपैरिजन करते हुए। पहले था अनुमान, सब चीजें जो है अनुमान पर आधारित, अनुमान लगाए जाते थे कि इस काम को कितने समय में कितने लोग करेंगे, एक अनुमान था, है ना। अब इसके स्थान पर आ गया है नियोजन, सारी चीजें पहले से फिक्स कर दी जाती और इसी में मानकीकरण भी आता है ना। अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब, लकीर का फकीर होना, जिसने जैसा कह दिया उसके हिसाब से चलना, है ना, इसको बोलते हैं अंगूठे का नियम। इसके स्थान पर है विज्ञान, साइंस है, अनुसंधान, है ना, सारी चीजें अनुसंधान पर आधारित है, कोई किसी के कहने पर नहीं है, कोई कह रहा है तो उसको हम नहीं मानेंगे जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। संघर्ष के स्थान पर क्या है, सहकारिता, संघर्ष के स्थान पर है सहकारिता, लड़ाई झगड़े के स्थान पर उनके बीच सहयोग, कोऑपरेशन। गलती करो सुधारो, नियंत्रण, लोग जो है गलती करते हैं उस पर नियंत्रण करना, ट्रायल एंड एरर कहा जाता है, गलती करो सुधारो, काम करके सीखो, है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो परंपरागत प्रबंध में चीजें थी उनको हटा दिया गया, उनके स्थान पर जो है ये नई चीजें डाल दी गई और इन नई चीजों से युक्त जो प्रबंध है उसी को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध। तो वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है जिससे आप समझ पाए। तो ये है वैज्ञानिक प्रबंध, इन 5 जो तत्व हैं इन्हीं से युक्त प्रबंधन है, वही है वैज्ञानिक प्रबंधन। अब इसका मीनिंग, वैज्ञानिक प्रबंध है क्या, होता क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? वैज्ञानिक प्रबंध मतलब है वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध में 2 शब्द हैं, एक तो वैज्ञानिक है और एक है प्रबंध। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग, और प्रबंध मतलब किसी काम को सही ढंग से करना, है ना। तो प्रबंध वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से किसी कार्य को सही ढंग से करना या प्रबंध करना, उसको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें साधनों का आदर्शात्मक उपयोग किया जाता है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। ये भी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है ना। वैज्ञानिक प्रबंध की वह वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक विधि है जिसमें साधनों का आदर्शात्मक उपयोग किया जाता है, साधनों का समुचित उपयोग किया जाता है ना, सही तरीके से उपयोग किया जाता है, विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसको कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। तो ये है। इसके अलावा
एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है ना। मैंने जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके हिसाब से ये डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई, अर्थ बताया हुआ है। वैज्ञानिक मतलब विशिष्ट ज्ञान, और प्रबंध मतलब किसी कार्य को सही ढंग से करना। तो विशिष्ट ज्ञान की सहायता से किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है, या वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा प्रबंध करना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा प्रबंध करना, वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा प्रबंध करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है ना। प्रबंध करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है, ऐसा ये होगा। तो इस तरीके से ये मीनिंग है। इसके बाद फिर एफडब्ल्यू टेलर का एक कोटेशन भी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैज्ञानिक प्रबंध किसी संगठन अथवा उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की दृष्टि से मानसिक क्रांति है ना। इसको ऐसे लगाना है, वैज्ञानिक प्रबंध किसी संगठन अथवा उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की दृष्टि से मानसिक क्रांति है। यहां पर मानसिक क्रांति को आगे हम समझेंगे। मानसिक क्रांति की जो अवधारणा है वो टेलर द्वारा दी गई है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मानसिक क्रांति का संबंध किससे है, ऐसा करके आता है। मानसिक क्रांति का संबंध जो है वैज्ञानिक प्रबंध से है, और इसके प्रतिपादक एफडब्ल्यू टेलर कहे जाते हैं। मानसिक क्रांति जो है वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन कही जाती है। अभी हम तकनीक के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक है, और ये वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन है। इसका मतलब होता है, मानसिक यानी सोचने विचारने, और क्रांति का मतलब होता है तीव्र परिवर्तन। तो सोचने विचारने में तीव्र परिवर्तन करना। परिवर्तन क्या करना? परिवर्तन ये करना कि जो श्रमिक हैं और प्रबंधक हैं उनके हित अलग अलग नहीं है, उनके हित एक है ना। पहले प्रबंधकों और श्रमिकों की ये सोच हुआ करती थी, मानता हुआ करती थी कि वो अलग अलग है, उनके हित सब अलग अलग है, इसलिए आपस में झगड़ते रहते थे। तो टेलर ने जो है बताने का प्रयास किया मानसिक क्रांति के जरिए कि उन दोनों के हित सेम है, एक है, अलग अलग नहीं है। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो संगठन को फायदा होगा, और संगठन को जब फायदा होगा तो दोनों को फायदा होगा। तो मानसिक क्रांति के जरिए दोनों के बीच सहयोग लाने का काम किया है, प्रयास किया है टेलर ने, जिसका और आगे हम जिक्र करेंगे। तो मानसिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, टर्म है। मतलब हम वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ें और मानसिक क्रांति नहीं पढ़ें तो अधूरा है, उससे जुड़ा हुआ टर्म है, और क्वेश्चन भी यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है उद्देश्य, वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, ये मुख्य उद्देश्य। कम खर्च में ज्यादा उत्पादन, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, तो ये तो मुख्य उद्देश्य हो गया। और ये है अंतिम उद्देश्य, मैंने दोनों साथ में यहां पर लिख दिए मैंने, ये अंतिम उद्देश्य। ये उच्चतर औद्योगिक कार्य कुशलता में वृद्धि करना, ये अंतिम उद्देश्य। कभी कभी एटीजेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना। पहले यूपीएससी, एमपीपीएससी में प्री में जब सिलेबस था ये, तो यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते थे, है ना। हालांकि अभी एपी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आगे आ सकते हैं। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, ये मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। और उच्चतर औद्योगिक कार्य कुशलता में वृद्धि जो है ये अंतिम उद्देश्य।
फिर अन्य उद्देश्य, संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना, श्रमिकों में मानसिक क्रांति लाना, अभी जैसे मैंने बताया था, मानसिक क्रांति उनकी सोच में बदलाव लाना, विचार करना, उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम आदि का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करना, है ना, जो भी संसाधन हमारे पास उनका सही ढंग से उपयोग हो, इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रयास किया जाता है, उनका दुरुपयोग नहीं हो। दुरुपयोग अगर होगा तो खर्च ज्यादा आएगा, और उद्देश्य इसका ये है कि कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है ना। यदि कॉस्ट कम लगे और उत्पादन ज्यादा हो तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा संसाधनों के सदुपयोग से, है ना। हमारे पास जो संसाधन मौजूद है उनका अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए, विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, समुचित उपयोग किया जाए, तो जो है हमें कॉस्ट कम आएगी, यानी न्यूनतम लागत पर ज्यादा उत्पादन हो सकता है। तो वही न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य में आ चुका है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य संघर्ष को समाप्त करके उनमें सहकारिता की भावना उत्पन्न करना, मानसिक क्रांति के जरिए ऐसा करने का प्रयास टेलर ने किया है ना। उनके बीच संघर्ष जो है, एक्चुअली परंपरागत जो प्रबंध था उसमें झगड़े चलते रहते, है ना, हमेशा दोनों में झगड़े चलते रहे, प्रबंधक और श्रमिक। तो टेलर ने ये किया कि दोनों के बीच झगड़े कैसे समाप्त होंगे, उसके लिए उन्होंने मानसिक क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है। तो दोनों के बीच जो संघर्ष है उसको समाप्त करके उनमें सहकारिता उत्पन्न करना, सहकारिता एक अलग से तत्व भी उन्होंने दिया हुआ है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत। इसके बाद किसी कार्य को करने के लिए अनावश्यक गतिविधियों को हटाकर उस कार्य की सरलतम विधि को विकसित करना, यह है गति अध्ययन, इसको कहा जाता है, मोशन स्टडी। हम आगे अभी पढ़ेंगे, है ना। समय अध्ययन है, गति अध्ययन है, थकान अध्ययन, 3 प्रकार के उन्होंने अध्ययन किए हैं, स्टडी किए हैं। तो ये उसके अंतर्गत आता है जो ये हम पढ़ रहे हैं कि जो भी अनावश्यक गतिविधियां होती हैं, अनावश्यक गतिविधियों को हटा देंगे तो कार्य करने की एक सर्वोत्तम विधि हमारे समक्ष आ जाएगी। तो हम अगर उस विधि से करेंगे तो काम करने में आसानी होगी, जल्दी काम होगा, लागत भी कम आएगी, मेहनत भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये है किसी कार्य को करने के लिए अनावश्यक जो गतिविधियां हैं उनको समाप्त करके हटा करके उस कार्य की सरलतम विधि या सर्वोत्तम विधि को विकसित करना, ये गति अध्ययन के अंतर्गत आता है, जिसका उल्लेख अभी आगे हम करने वाले हैं। तो यहां तक कंप्लीट हो गया और इसके आगे मैं कल इसको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट सिद्धांत अभी हमें पढ़ना है, वैज्ञानिक प्रबंध के मूलाधार। आगे जो टॉपिक आने वाला है वो है वैज्ञानिक प्रबंध के मूलाधार, जो हम कल पढ़ेंगे। 4 हैं और उन्हीं पर आधारित है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। आप अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें। गुड लक। जय हिंद।